नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का बिहार ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा साइंस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों? तो पैकेट के अंदर चिप्स को ताज़ा रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे चिप्स लंबे समय तक सही बना रहे। अगला सवाल, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप अम्ल और क्षार को यानी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें लवण यानी कि सॉल्ट और वाटर जल बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ लवण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी लवण हो जाएगा। जब कोई अम्ल यानी एसिड किसी क्षार यानी बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो वह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर उदासीन कर देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण यानी सॉल्ट और जल यानी वाटर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लवण करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन कौन है? पार्क है, जल जीवशाला है या फिर फुलवारी है या इनमें सभी है? तो ये सभी ही जो है कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो एक्वेरियम हो या फुलवारी हो। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? सूखे पत्ते, भोजन, मृत जीव या फिर प्लास्टिक। किसका अपघटन नहीं हो सकता है? तो प्लास्टिक का अपघटन जो है प्रकृति में नहीं हो सकता है। सही आहार श्रृंखला क्या है? मछली घास गाय, बकरी घास हिरन शेर या पक्षी घास सांप घास। यहाँ पर जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि घास को खाएगा हिरन, फिर हिरन को शेर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 का। अगला सवाल है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? गैर जैव, निम्नकरणीय, अक्रिय या फिर जैव निम्नकरणीय योग्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो जैविक प्रक्रम द्वारा पदार्थ अपघटित होते हैं उसको हम लोग ऑप्शन सी जैव निम्नकरणीय योग्य कहते हैं। अगला सवाल, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? शहर के बाहर जला देने से, गड्ढों को भरने में उनका उपयोग करने से, कुछ कचरों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करने से या फिर इनमें से सभी। तो कचरों का प्रबंधन जो हम लोग करेंगे वो क्या करते हैं, कुछ कचरों जो रिसाइकिल होने लायक कचरे हैं उनका पुनर्चक्रण करके रिसाइकलिंग करके हम लोग कचरों का प्रबंधन करते हैं। अगला सवाल, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को कौन सी बीमारी हो सकती है? फेफड़े का कैंसर, टीबी, मुंह का कैंसर या त्वचा का कैंसर। तो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं यूवी लाइट है उससे जो है त्वचा का कैंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव जो है कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि या दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव जो है एक कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। क्यों है? तो विद्युत विभव को केवल परिमाप से मापते हैं, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अदिश राशि है। अगला सवाल, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर या ऑप्शन ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर की जो क्रिया है वो आधारित होती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? लेंज के नियम से, वाम हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से या ओम के नियम से। तो हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने एक सवाल किया था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, उससे पता चलता है हम लोग को प्रेरित धारा की दिशा। तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वाम हस्त के नियम से। ये जो पीडीएफ है जहाँ पर आपको ये डिटेलिंग भी दिया गया है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारे क्लासेस के पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं। अगला सवाल, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या फिर 50 हर्ट्ज। तो भारत में जो है 50 हर्ट्ज, ठीक है, एसी करंट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध जो है क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध जो है तार का जो है तार बढ़ने से बढ़ जाता है, जितना तार बढ़ता है उतना ये बढ़ता है। अगला सवाल, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर
की विद्युत प्रतिरोधकता है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर जो है चांदी, उसका प्रतिरोधकता कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे बताना है आपको। ऑप्शन ए 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, या बी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, सी 1.63 इंटू 10⁸ ओम मीटर। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पे सिल्वर का विद्युतीय प्रतिरोधकता होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है, सिर्फ CO2 और SO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जैसे कोयला पेट्रोलियम जलने से। ठीक है, जीवाश्म ईंधन यानी कोयला पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। कमेंट में बताइए बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बायोगैस का मुख्य अवयव होगा वो होगा मीथेन, ऑप्शन बी। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है एथिल एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या ईथर में। कौन टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है? किस में बना होता है टिंचर आयोडीन? तो एथिल एल्कोहल में बना होता है। और क्या होता है जब आयोडीन को एथिल एल्कोहल में खोलने पर यह घाव साफ करने के लिए रोगाणुरोधक विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग टिंचर आयोडीन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव रहता है? एथेनॉल, मीथेन, एथेन या फिर एथाइन। तो एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर भी द्रव रहता है। 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, बेंजीन साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रेट अम्ल से अभिक्रिया कर बनता है। बेंजीन साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है किससे? नाइट्रेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? नाइट्रो बेंजीन, फेनॉल, टोलुइन, बेंजोइनल अम्ल। क्या बनाएगा इसमें से? ये बनाएगा नाइट्रो बेंजीन, ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल या फिर इनमें से सभी। किसके रूप में? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना है, तो ईंधन के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समूह डॉबर्नियर त्रिक बनाता है? तो इसका जो डॉबर्नियर त्रिक हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरेनियम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sr और बेरेनियम Ba का समूह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक डॉबर्नियर त्रिक का निर्माण करता है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O2, O3, O4 या फिर O5। तो ओजोन का जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा आपको बताना है? O2, O3, O4 या फिर O5। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी O3 हो जाएगा। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए O3। अच्छा, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यानी ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड होते हैं, यानी 2 आबंध होते हैं। अगर वर्ग 13 से 15 वाले तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व या फिर एफ ब्लॉक तत्व। वर्ग 13 से 18 वाले क्या कहलाते हैं? तो पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है ये आपको बताना है। जितने 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, चारों में से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किसमें होगा? तो फास्फोरस में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त स्रोत है? निम्न में से कौन ऊर्जा का एक प्रदूषण मुक्त स्रोत है? सौर ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त है, जल विद्युत ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त है, पवन ऊर्जा भी है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी लगभग है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर। सामान्य दृष्टि जो है न्यूनतम कितना माना जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आंख का वो भाग जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है, परिताड़िका यानी आइरिस कहलाता है, पुतली कहलाता है या फिर कॉर्निका कहलाता है। तो वो भाग जो लाइट को आने से नियंत्रित करता आंखों में, वो भाग जो परिताड़िका यानी कि आइरिस कहलाता है। अगला, परिताड़िका यह आंख का वह रंगीन भाग है जो पुतली के आकार को नियंत्रित कर प्रकाश की मात्रा को तय करता है।
अगला सवाल, आँख का वो भाग जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आँख का वो भाग जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? कॉर्निका, परिताड़िका, पुतली या फिर दृष्टि पटल यानी रेटिना। तो आँख का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर। आँख का सबसे पिछला हिस्सा होता है दृष्टि पटल, जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल, वह दर्पण जो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और बनाएगा सीधा भी, तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दूर तक की दृश्य जो है देखा जा सकता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है गोलीय दर्पण का। इसकी फोकस यानी f क्या होगा? फोकस यानी कि f पूछा गया है कितना होगा, तो ये बात याद रखना है। फोकस f बराबर होता है r/2, तो r कितना है 20, तो 20/2 यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? फटाफट से कमेंट बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी वो ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश में अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश में अपवर्तन के 1, 2, 3 या फिर 4 कितने नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के? तो अब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का जो वास्तविक में होता है 1.0005 होता है, ठीक है, 1.0005 यानी एक तो है नहीं, एक से थोड़ा सा अधिक है। तो एक के बराबर, एक से अधिक, एक से कम और शून्य, शून्य भी नहीं है, एक से कम भी नहीं है, एक के बराबर भी नहीं है, थोड़ा सा अधिक है, तो नहीं एक से अधिक, ऑप्शन बी हम लोग दे देंगे, करेक्ट वैल्यू इतना है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा, 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर पर घंटे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी अप्रॉक्स जो है 10 से 15 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 10 से 15 किलोमीटर पर आवर मान चाहिए होता है हवा की गति। तो यहाँ पर 10 से 15 में क्या लिखा हुआ ऑप्शन? 15 किलोमीटर, तो 15 हम लोग टिक करेंगे। 14 लिखा होता, 13 लिखा होता, 12, तो हम लोग वो टिक करके 10 से ज़्यादा 15 से कम में काम हो जाता है मिनिमम। निम्न में से कौन जैव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। जैव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण बनाता है? तो अभी हमने उत्तल दर्पण देखा था। उत्तल दर्पण क्या बना रहा था? सीधा प्रतिबिंब बना रहा था, सीधा बना रहा था। ये क्या बना रहा था? सीधा बना रहा था, और सीधा के साथ बना रहा था छोटा, यानी कि रियल नहीं बना रहा था, उस इमेज को क्या कर दे रहा था? छोटा कर दे रहा था। तो काल्पनिक कब होगा? जब वो चीज़ रियल में ना हो। तो यहाँ भी पूछा गया काल्पनिक बनाता है, तो उत्तल दर्पण बनाता है, क्योंकि ये छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है, F बराबर R2 सत्य होगा केवल कब? अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, या दोनों के लिए, या समतल दर्पण के लिए? तो हमने अभी देखा था F बराबर R2 से एक हमने क्वेश्चन भी किया था गोलीय दर्पण का, है ना। हमेशा F बराबर यानी कि फोकस बराबर हाफ ऑफ त्रिज्या यानी कि R का होगा। तो ये जो है केस दोनों यानी उत्तल और अवतल दोनों ही दर्पण में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण यानी अवतल उत्तल दोनों दर्पण के लिए सत्य है, खासकर जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय अक्ष से बहुत करीब हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 साइंस का हमारा यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको बताइए इसके बारे में। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।